जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एसआर क्लासेस का बिहार दरवा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो पीछे का प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। सभी का जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और कल ही प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, सेट नंबर 1। तो अगर आप प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो सभी लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गया है। धीरे धीरे सभी प्रकाशन का जो है ना प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो अब बिहार दरवा का जो है ना तैयारी में अच्छे से लग जाइए। अब वैकेंसी कभी भी आ सकता है, इसलिए अपना तैयारी को जो है ना मतलब दुगनी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 18,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना आपको क्लास का पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मशीन की दक्षता होती है, बताइए कितना होती है, बताइए। कह रहा है कि मशीन की दक्षता होती है, बताइए कितना होती है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 100% से कम होता है। कितना होता है, तो 100% से कम होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मशीन की दक्षता मतलब कैपेसिटी होती है कितना, तो 100% से क्या होती है, तो कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि V-T ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है, बताइए। कह रहा है कि V-T ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होगा, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, m होगा। क्या होगा, तो m होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि V-T ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या होगा, तो m होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि निम्न में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है, बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा एक SI मात्रक नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी क्या है, तो SI मात्रक नहीं है, ठीक है। लेकिन एम्पियर, ओम और न्यूटन क्या है, तो SI मात्रक है, ठीक है। तो याद रखिए कैलोरी जो है ना मीटर प्रति उष्मा ऊर्जा की एक इकाई है और उष्मा के मापन को जो है क्या बोलते हैं, कैलोरी मीटर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कैलोरी या ग्राम कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए क्या होता है, आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा ना कि कैलोरी जो होता है ना यह उष्मा ऊर्जा की एक इकाई होती है, लेकिन यह SI मात्रक नहीं होता है, ठीक है। SI में उष्मा ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। SI में उष्मा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो कैलोरी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गैस की मात्रा, कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसका, बताइए। कह रहा है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व का होता है। किसका होता है, घनत्व का होता है, ठीक है। किसका होता है, तो घनत्व का होता है, ठीक है। तो SI याद रखिए कि गैस की मात्रा मतलब वॉल्यूम घनत्व डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा कि गैस की मात्रा घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और यह गुण किस बलों के कारण होती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं। यह गुण किस बलों के कारण होती है, बताइए कौन सा बल होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, विद्युत स्थैतिक बल होगा। क्या होगा, विद्युत स्थैतिक बल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। यह विद्युत का क्या है, स्थैतिक बलों का क्या है, तो कारण होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु बताइए क्या मिलाया जाता है, किसका प्रयोग होता है, बताइए। कह रहा है कि P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु किसका प्रयोग होता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 सहसंयोजकता त्रिसंयोजी वाला क्या है, अशुद्धता। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 सहसंयोजकता त्रिसंयोजी वाला क्या होगा, अशुद्धता होगा। याद रखिएगा कि P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 3 सहसंयोजकता त्रिसंयोगी वाली क्या होती है, अशुद्धता मिलाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में हो, बताइए।
कह रहा है कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है बताइए, तो ये क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैखिक ग्राफ। क्या होगा, रैखिक ग्राफ के रूप में है। ठीक है, तो ओमिक उपकरणों को वर्तमान में क्या बोलते हैं, वोल्टेज रैखिक ग्राफ के रूप में है। ठीक है, और ओमिक उपकरणों में वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध ओम के नियम का क्या करता है, तो पालन करता है। ठीक है, और ओमिक उपकरणों का धारा विभवांतर ग्राफ रैखिक वर्ग के रूप में होता है। याद रखिएगा कि ओमिक उपकरणों का धारा विभवांतर ग्राफ रैखिक वर्ग के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है बताइए। कह रहा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 32 होगा। क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किसके उत्तक के कारण होता है बताइए। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है बताइए। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, कोलेनकाइमा। क्या होगा, कोलेनकाइमा। तो पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा इकाइनोडर्मेटा। करा इकाइनोडर्मेटा का चलन अंक क्या है बताइए। इकाइनोडर्मेटा का चलन अंक क्या है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालपाद है। क्या है, तो नालपाद है। तो इकाइनोडर्मेटा का चलन अंक क्या है, तो नालपाद है। ठीक है, और नालपाद जल संवहनी तंत्र का हिस्सा होता है जो न केवल चलने फिरने बल्कि भोजन ग्रहण करने और सतह पर चिपकने में भी क्या करता है, तो सहायता करता है। ठीक है, नालपाद का बोलेगा तो इकाइनोडर्मेटा होगा, और पेशीय पाद का बोलेगा तो घोंगा होगा, और संधि पाद का बोलेगा तो ऑर्थोपोडस होगा, और पार्श्व पाद का बोलेगा तो एनिलिडा होगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराए चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था बताइए, कहाँ से किया गया था। चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किया गया था बताइए, कहाँ से किया गया था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। तो याद रखिए कि चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रयान प्रथम को कब प्रक्षेपण किया गया था। तो याद रखिए कि 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ठीक है, और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 के बारे में बोलेगा इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और चंद्रयान 3 के बारे में बोलेगा कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसको पूछेगा कि किस व्हीकल से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, तो LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा जिसको लॉन्च किया गया था, किसको, चंद्रयान 3 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह है बताइए कौन सा देश है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुंग्या कृषि जहाँ की जाती है वह कौन सा देश है बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा देश है, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़ नहीं है, लेकिन पानीपत है, रेवाड़ी है, बुलंदशहर है। ठीक है, तो याद रखिए कि अलीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन NCR का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन पानीपत, रेवाड़ी और बुलंदशहर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। याद रखिएगा ना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत का एक क्षेत्रीय नियोजन क्षेत्र है जिसमें दिल्ली और उसके आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 जिले क्या है, तो शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि रुधिर वर्षा, कह रहा है रुधिर वर्षा कहाँ होती है बताइए। रुधिर वर्षा कहाँ होती बताइए। रुधिर वर्षा कहाँ होती बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में होता है। कहाँ होता है, इटली में। तो रुधिर वर्षा कहाँ होती है, इटली में होती है। ठीक है, याद रखिए कि सहारा मरुस्थल में भूमध्यसागर की ओर चढ़ने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा सिरोको कहलाती है, और इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा क्या होती है, तो अधिक होती है। ठीक है, याद रखिए कि रुधिर वर्षा कहाँ होती है, तो इटली में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, बिमल कुमार है। कौन है, बिमल कुमार है। ठीक है, और यह पुस्तक जो है ना 20 मार्च 2013 को दिल्ली में इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, और सचिन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी के लेखक कौन है, तो बिमल कुमार है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है बताइए। फीफा कह रहा है कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है बताइए। कह रहा है कि फीफा फुटबॉल कप किस अवधि में नहीं हुआ है बताइए, किस अवधि में नहीं हुआ है।
17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 1942 से 1946 में जो है ना इसका अवधि में, मतलब इस अवधि में नहीं हुआ था। तो फीफा फुटबॉल कप 1942 से 1946 के बीच क्या हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जो आमतौर पर हर 4 साल में क्या होता है? आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नौका विहार, कह रहा है कि नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? बताइए। कह रहा है कि नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में है। किस राज्य में है? तो केरल में है। तो नौका विहार किस राज्य में लोकप्रिय उत्सव है? तो केरल का है। किसका है? केरल का। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि किस कवक, कह रहा है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। कह रहा है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। ठीक है, तो कह रहा है किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? तो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एड्स, कह रहा है एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एड्स से मानव शरीर का कौन सा तंत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? तो प्रभावित होता है। किससे होता है? तो एड्स से होता है। ठीक है, तो एड्स से मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम सबसे अधिक क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कायिक प्रबंधन, कह रहा है कि कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? बताइए। कह रहा है कि कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? बताइए क्या होगा? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तना, जड़ और किससे बनता है? पत्तियां से बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि कायिक प्रबंधन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो तना, जड़ और पत्तियां से बनता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि न्यूरॉन में, कह रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सॉन छोर में बदलता है। कहाँ बदलता है? एक्सॉन छोर में बदलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो एक्सॉन छोर में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक लिंगी, कह रहा है एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन बोल रहा है एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? देखिए, इसमें पहला कह रहा है कि इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। याद रखिए, एक लिंगी में पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। कह रहा है इनमें या तो पुंकेसर होते हैं या तो स्त्री केसर होते हैं। ये क्या है? तो गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि एक लिंगी में क्या होता है? इनमें से परागण होता है। बिल्कुल क्या है? सही है। और एक लिंगी के बारे में कह रहा है एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हुआ। क्या हुआ? ए हुआ। 2, 3, 4 क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी श्रेणी, कह रहा है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? बताइए कौन सा नदी करता है? बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा करता है? कैमूर करता है। कौन सा करता है? कैमूर। तो यार है कि यमुना और सोन नदियों के बीच जल विभाजक कैमूर पर्वत श्रेणी है। कौन सा है? कैमूर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि माना दर्रा, कह रहा है कि माना दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। माना दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। भाई क्या होगा? सबको पता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपने परिक्रमण, कह रहा है कि अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? बताइए क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के मतलब मध्य लगाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपने परिक्रमण पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के मध्य वेग से सूर्य का क्या करता है? तो चक्कर लगाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है, बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? बताइए इसमें कौन नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट नहीं है लेकिन स्लेट है, संगमरमर है और क्वार्टजाइट है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है लेकिन स्लेट, संगमरमर और क्वार्टजाइट है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल, कह रहा है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। कह रहा है कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। बताइए क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो
ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा, कैस्पियन सागर होगा, क्या होगा, कैस्पियन सागर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील बोलेगा तो कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर का सतह बोलेगा क्षेत्र कितना है, तो 3,71,000 वर्ग किलोमीटर और अधिकतम गहराई बोलेगा 1025 मीटर, अगर फीट में बात करेगा 3363 फीट है। ठीक है, और कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है और यह इतना बड़ा है कि कभी इसे समुद्र भी माना जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक झील है क्योंकि यह चारों तरफ से क्या है, ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है, बताइए। करा एशियन ड्रामा किनके द्वारा लिखी गई है, बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरनाड मिंडल के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट करा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, बताइए। करा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसका भार क्या होता है, तो घट जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन बोल रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। कह रहा है इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए। बताइए क्या होगा। देखिए बिलजार्ड बोलेगा तो किसका है, तो चिली है, ये क्या है, तो गलत है। बिलजार्ड क्या है, तो हवा जो किस कहाँ का है, चिली का, ये क्या है, गलत है। याद रखिएगा कि बिलजार्ड जो है ना एक ठंडी बर्फीली आंधी है जो मुख्यतः अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और चिनुक बोलेगा तो कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, बिल्कुल सही है। लू बोलेगा तो कहाँ का है, तो भारत का है, बिल्कुल सही है। सिरोको बोलेगा तो कहाँ का है, सिसिली का, बिल्कुल क्या है, तो सही है। बी सी डी क्या है, सही, लेकिन ए क्या है, तो गलत है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मोना लोआ उदाहरण है, बताइए किसका है। मोना लोआ उदाहरण है किसका, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय ज्वालामुखी का है। किसका है, सक्रिय ज्वालामुखी का है। ठीक है, यह जो है ना, याद रखिए कि मोना लोआ जो है यह क्या है, हवाई द्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बताइए। कौन है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली है। क्या है, अरावली है। ठीक है, तो अरावली अवशिष्ट पहाड़ों का क्या है, उदाहरण है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है और प्राकृतिक संसाधनों में क्या है, बहुत समृद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न नदियों में से किसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है, बताइए। कह रहा है निम्न नदियों में से किसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न नदियों में से किसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी कहते हैं। किसको कहते हैं, गोदावरी कहते हैं। तो याद रखिए गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई बोलेगा तो कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितना है, 1465 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की त्रिमकम पहाड़ी से हुई है और यह पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप सागर पे बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है, तो राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि गुलाबी क्रांति, कह रहा है गुलाबी क्रांति का संबंध में से किस बृहद उत्पादन से संबंधित है, बताइए। कह रहा है गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किस बृहद उत्पादन से संबंधित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, झींगा मछली से। किससे, झींगा मछली से। तो याद रखिएगा कि गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से क्या है, संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि हरित क्रांति बोलेगा तो खदान उत्पादन, श्वेत क्रांति बोलेगा तो दूध उत्पादन, और पीली क्रांति बोलेगा तो तिलहन उत्पादन, और नीली क्रांति बोलेगा तो मत्स्य उत्पादन, और गुलाबी क्रांति बोलेगा तो प्याज और झींगा उत्पादन, और काली क्रांति बोलेगा तो पेट्रोलियम एवं खनिज के तेल उत्पादन, और धूसर क्रांति बोलेगा तो उर्वरक उत्पादन संबंधित है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि दक्षिण तट रेलवे, कह रहा है कि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम में। कहाँ है, विशाखापट्टनम में। तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि सोमपेन जनजाति, कह रहा है कि सोमपेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, बताइए। सोमपेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो कह रहा है कि सोमपेन जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में सूची 1 सूची को क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे घटनाएं दिया, कौन सा घटना किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में बताना है। बताइए कि प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, बताइए। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी गई थी, कब लिखा गया था, बताइए। कब हुआ था, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो
4 होगा, क्या होगा 1820 में लिखा गया। कब लिखा गया था? 1820 में लिखा गया था, ठीक है। और आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? तो आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था, ठीक है। और ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? सबको पता है कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। और कलकत्ता यूरोटेरियन समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में हुआ था, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, मिलाइए, बताइए कौन सा होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 3 2 1। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 3 2 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्याप्त पूंजी का होना नहीं है, लेकिन दोषपूर्ण संपत्ति का विवरण ये है, और रोजगार की समस्या है, और तकनीकी पिछड़ापन है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो पर्याप्त पूंजी का होना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर आय कर। ये कौन लगा सकता है? केवल राज्य सरकार लगा सकती है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, बताइए। कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है, बताइए किसका उल्लेख मिलता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का मिलता है। किसका मिलता है? जहांगीर का। तो याद रखिए कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का क्या मिलता है? तो लेख मिलता है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति का संबंध बोले किस शासक से था? समुद्रगुप्त से था, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का संबंध अशोक और जहांगीर का भी था। किसका था? अशोक का भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए कह रहा है कि समाज को क्या कहा जा सकता है, बताइए। समाज को क्या कहा जा सकता है, बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या बोलते हैं? अमूर्त बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? अमूर्त कहा जाता है, ठीक है। तो समाज को क्या बोलते हैं? अमूर्त कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के अंत में किसी विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था, बताइए। कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि 13वीं शताब्दी के अंत में किस विदेशी यात्री ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्को पोलो इतालवी किया था। कौन किया था? मार्को पोलो इतालवी किया था, ठीक है। तो याद रखिए कि 13वीं शताब्दी में के अंत में इतालवी यात्री मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य का दौरा किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एको शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एको शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथालों की भूमि से। क्या होगा? संथालों की भूमि से, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास के संबंध में दामिन एको शब्द किससे संबंधित है? संथालों की भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। आत्मसम्मान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हुआ? इस ईवी रामास्वामी नायकर। कौन है? ईवी रामास्वामी नायकर थे, ठीक है। तो याद रखिए ईवी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन के क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध था, बताइए। कह रहा है कि सम्राट बनने के पश्चात यूरोप पर प्रभुत्व के प्रयास में 1805 में इंग्लैंड व नेपोलियन मतलब फ्रांस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। कब? कौन सा युद्ध हुआ था? ट्राफलगर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है कि सम्राट बनने के पश्चात यूरोप का प्रमुख के प्रयास में 1805 में ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड व नेपोलियन के मध्य हुआ था, ठीक है। और यह युद्ध जो है ना 21 अक्टूबर 1805 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांसीसी और स्पेन की संयुक्त नौसेना को क्या किया था? हराया था, ठीक है। याद रखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे दरबारी कवि दिया हुआ है और यहाँ पे राजा है, मतलब किस राजा का दरबारी कवि कौन था उसके बारे में बताना है। बताइए, ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा। अमीर खुसरो किस राजा का दरबारी कवि था, बताइए। अमीर खुसरो किस राजा का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। और कालिदास किसका था? तो कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय का था। किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ठीक है। और हरिसेन किस राजा का दरबारी कवि था? तो हरिसेन किसका था? तो समुद्रगुप्त का था। किसका था? समुद्रगुप्त का था, ठीक है। और वानभट्ट किसका था? तो हर्षवर्धन का था। किसका था? हर्षवर्धन का, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 1 2 3। क्या होगा? 4 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो याद रखिए कि मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। और याद रखिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार नियंत्रण प्रणाली से क्या था, संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गदर क्या था, बताइए। कह रहा है गदर क्या था, बताइए। गदर के बारे में पूछा है, गदर क्या था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। तो गदर क्या था, तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में क्या था, स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, बताइए। कह रहा है कि इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या बोलते हैं, तो मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या बोला जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो है ना वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी के सिद्धांत, कह रहा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें क्वेश्चन पूछा है गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा एक कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्या है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था, एक क्या है, बिल्कुल गलत है, क्या है, बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है सत्याग्रह को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल क्या है, सही है। सत्याग्रह का शस्त्र क्या है, अहिंसा है, क्या है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो कथन सही नहीं है। ठीक है। बाकी ए सी डी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या था, बताइए। कह रहा है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या था, चतुर्भुज था, क्या था, चतुर्भुज था। ठीक है, चतुर्भुज है। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्राय क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, बताइए। कह रहा है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए, क्या होगा। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने करवाया था। कौन करवाया था, औरंगजेब करवाया था। ठीक है। तो दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कर 1802 की बसीन संधि, करा कि 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, बताइए। करा 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था, बताइए, किसके मध्य हुआ था। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है। याद रखिएगा कि 1802 ईस्वी की बेसिन संधि का हस्ताक्षर अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं की हटाया जाना। ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, तो यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। कह रहा है कि पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि पुरातात्विक स्थल नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में क्या है, तो स्थित है। और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे क्या है, तो स्थित है। और याद रखिए कि नवदा टोली एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन का क्या है, एक स्थल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बोगज कोई, कह रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए, क्या कारण, किस लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। कह रहा है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए, किसके लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण किस लिए है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। सूची 1 सूची में 2 में क्या करना है, मिलाना है। सूची 1 में क्या है, संस्थान है। सूची 2 में क्या है, तो स्थान है। कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है, बताइए। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ है, बताइए। राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कहाँ है, देहरादून में है। कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है। और राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कहाँ है, बताइए। तो बी का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है।
और नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है बताइए। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है, तो ए है सिकंदराबाद में। कहाँ है, सिकंदराबाद में। और नेक्स्ट है विकलांग जन संस्थान कहाँ है, तो विकलांग जन संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका क्या होगा 5 5 1 2 3, क्या होगा 5 1 2 3। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए क्या है, तो सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निहोन हिंडाल्को नामक संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह संगठन किस देश में सक्रिय है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निहोन हिंडाल्को नामक संगठन को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह संगठन किस देश में सक्रिय है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश का है, तो जापान का है। किस देश का है, जापान का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है बताइए। पहला बाल अनुकूलन पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन 2 देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है बताइए। कह रहा है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण किन 2 देशों के अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान का है। किसका है, भारत और जापान का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्लेट्यूर अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है बताइए। प्लेट्यूर अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है बताइए। प्लेट्यूर अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो प्लेट्यूर मिशन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब नाडा के द्वारा चलाया गया है। और भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने प्लेट टू अब कैंपेन का क्या आयोजन किया है। ठीक है, कौन किया, तो नाडा किया है। नाडा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच क्या है, विवाद का हिस्सा है बताइए। सिएरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन एवं किसका है, फिलीपींस का है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है बताइए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है बताइए। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी, त्रिस्तरीय है। क्या है, त्रिस्तरीय है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है, त्रिस्तरीय है। और याद रखेगा कि भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम देश के अधिकांश राज्यों में 20 लाख से अधिक आबादी वाला राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को क्या त्रिस्तरीय बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है बताइए। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में क्या है, तो विस्तार है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगस्त 1921 की बिहार की यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ किया था, बिहार शरीफ में क्या किया था। कहाँ किया था, बिहार शरीफ में। तो कह रहा अगस्त 1921 की बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को बिहार शरीफ के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र क्या किया था, प्रदान किया था। और गांधी जी बिहार का प्रथम यात्रा बोलेगा तो कब किया था, 1917 ईस्वी में किया था। और गांधी जी बिहार जो है ना फरवरी 1921 में आए थे। ठीक है, और याद रखिए 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने बिहार में विद्यापीठ का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज का शासक कौन था बताइए। कह रहा है कि तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज का शासक कौन था। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि सिंह देव था। कौन था, हरि सिंह देव था। कौन था, हरि सिंह देव था। ठीक है, तो तुगलक वंश के अभियान के समय कर्नाटक राज का शासक कौन था, हरि सिंह देव था। ठीक है, और कर्नाटक वंश के अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, राजा हरि सिंह देव ही था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कैसी है बताइए। बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख है उसकी लिपि कैसी है बताइए। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, बराही है। क्या है, तो बराही है। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों में मुख्यतः बराही लिपि का क्या है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि पद्मश्री सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी बताइए। कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, यह निम्नलिखित में से किस चित्रकला से संबंधित थी बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला चित्रकला। क्या होगा, मिथिला चित्रकला से क्या है, संबंधित थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में पंचायत में महिलाएं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायत में महिलाएं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है बताइए।
तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 50%। कितना है तो 50%। तो याद रखें कि 2006 में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला बिहार क्या है तो पहला राज्य था। ठीक है, और बिहार में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का क्या है तो प्रावधान है। ठीक है, आगे देखा रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोला पासवान शासित थे। कौन थे? भोला पासवान शासित थे। देखिए एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया 64 पोस्ट वाले में पीटी में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन लागू होने के समय भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, और प्रथम बार बिहार में राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक जो है ना लागू हुआ था। ठीक है, और उस समय बिहार का राज्यपाल पूछेगा तो कौन था? नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर कथनों में विचार कीजिए। कह रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सत्य कथन का बात किए, सत्य कथन कौन सा है? देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल सही है। और अमेरिकी संघ के समान भारत में राज्यों के संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी के राज्य स्तरीय दल से के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी राजनीतिक पार्टी की राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अर्हता नहीं है, बताइए। कौन इसमें नहीं है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीटें प्राप्त की हो, ये बिल्कुल क्या है? अर्हता होनी चाहिए, ये अर्हता है। राज्य विधानसभा आम चुनाव में कुल मतों का 8% तथा 4 सीटें प्राप्त की हो, ये अर्हता है। और नेक्स्ट है राज्य में हुए लोकसभा आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो, ये भी अर्हता क्या है तो है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य में लोकसभा और आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 1% सीट प्राप्त की हो, ये क्या? अर्हता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि राज्य के विधानसभा आम चुनाव में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त की हो, ये भी क्या? अर्हता है। तो इसका इसमें क्या बोला? अर्हता नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों में को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गरीब एवं कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, बताइए। क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद क्या है? 39 का ए। क्या है? अनुच्छेद 39 का ए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं सूची में शामिल नहीं की गई, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं सूची में शामिल नहीं की गई, बताइए। कौन शामिल नहीं किया गया, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाली को नहीं शामिल किया गया, लेकिन डोंगरी, संथाली और बोडो को जो है ना शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली मतलब बोडमास याद रखिएगा। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। दलित दक्षियानी कौन थे? बेलायुद्ध थे। कौन थे? दक्षियानी बेलायुद्ध थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं, बताइए। इसमें आयोग दिया हुआ, कौन सा आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से, इसके बारे में बताना है। इसमें कौन सा एक गलत है। देखिए पहला कह रहा है कि चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 324 में। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 280 में। बिल्कुल क्या है? सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 315 में। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है, लेकिन नीति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 279 का। ये बिल्कुल क्या है? वो गलत है। याद रखिएगा कि संविधान में जो है ना नीति आयोग का चर्चा किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे किसी भी संविधान के उपवन के तहत स्थापित नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए पहला कह रहा है 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। एक बिल्कुल क्या है? तो गलत है। ये क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत, किसके तहत? 2018 के तहत एक यहाँ पे क्या होगा? 102वां होगा। ठीक है, 2018 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, ये क्या है? तो गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा? 102वां होगा। ठीक है,
और इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, क्या है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, इसके सदस्यों का जो है ना, सदस्यों का कार्यकाल, इसका आयोग का अध्यक्ष का और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष नहीं, क्या होगा, 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष, तब क्या होगा, सही होगा। और ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो, केवल 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, बताइए। कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय परिषद का। किसका होता है, क्षेत्रीय परिषद का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख है, बताइए, क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद क्या है, 105 है। क्या अनुच्छेद 105 है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 105 में भारतीय संसद के सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों और अधिकारों का क्या है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आगे कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदाचार के आधार पे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा। क्या, किसके द्वारा, तो कदाचार के आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है किस शहर को पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। क्या होगा, नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट की पहाड़ी की मल्लिका के उपनाम से जाना जाता है और यह झारखंड राज्य में स्थित एक क्या है, खूबसूरत हिल स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि टी पुट कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताइए। कह रहा है टी पुट कैंडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो क्या होगा, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से। किससे है संबंधित, गोल्फ से है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेट्रोफा। क्या है, जेट्रोफा। नेक्स्ट है, मैड काऊ रोग का कारक कौन है, बताइए। मैड काऊ रोग का कारक कौन है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियॉन्स है। क्या है, प्रियॉन्स है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में आरंभ हुई थी, बताइए। कह रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में आरंभ हुआ था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, वस्त्र उद्योग से। क्या है, वस्त्र उद्योग से। ठीक है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सन्यास सेन किस देश से संबंध रखते थे, बताइए। सन्यास सेन किस देश से संबंध रखते थे, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन से। किससे थे, किस देश से रखते थे संबंध, तो चीन से रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे है, साहित्य से। किससे है, साहित्य से। ठीक है, नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था, बताइए। सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया था, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रीति सक्सेना को। किसको दिया गया था, प्रीति सक्सेना को दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था, प्रीति सक्सेना को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है, बताइए। बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, 3,17,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है बिहार बजट 2025-26 का बजटीय आकार क्या है, तो 3,17,000 करोड़ रुपया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि AIPOC का 85वां संस्करण का आयोजन 2025 की शुरुआत किस तारीख को की गई थी, बताइए। कह रहा है कि AIPOC का 85वां संस्करण का आयोजन 2025 की शुरुआत किस तारीख को किया गया था, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जनवरी 2025 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। करेक्ट, 27वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव पाल्मे डी ओर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, सीन बेकर को दिया गया। किसको दिया गया, सीन बेकर को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर कारखाना किस राज्य में खोला गया है, बताइए। मतलब खोला जाएगा। कह रहा है कि भारत में प्रथम सेमीकंडक्टर का कारखाना किस राज्य में खोला जाएगा, बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा, गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का प्रथम कारखाना भारत के गुजरात शहर में खोला जाएगा
और भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण जो है ना परियोजनाएं शुरू की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण से। कहाँ से किए थे, पश्चिमी चंपारण से, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको आंसर बता दे रहे, आप लोग बना लीजिएगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 96 का बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आगे देखिए 98 का सही उत्तर क्या होगा, 98 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 98 का बी होगा। आगे देखिए 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो 99 का ऑप्शन नंबर 99 का क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 100, ठीक है। 100 आप लोग बना लीजिएगा, जितने भी मैथ रीजनिंग क्वेश्चन दिया है आप सभी लोग बना लीजिएगा, ठीक है। जो नहीं बनेगा तो मैथ वाले ग्रुप में सभी लोग सेंड कर दीजिएगा। देखिए 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिनको भी ग्रुप में प्रैक्टिस सेट क्लास से पहले लगाना तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो बिहार दरोगा होमवर्क से जो बैच स्टार्ट है इसको आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट का PDF पहले ही मिलेगा, आप उसको बनाइए, उसके बाद इसका आंसर मिलाइए, उसके बाद जो है ना जब क्लास आता है उसको अच्छे से देखिए, आपका सारा जो है ना क्वेश्चन याद होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद डिस्कशन पढ़िए, उसके बाद सारा जो है ना आपका क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इसमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट सारा करवाया जाएगा। जो भी बात प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा इस ग्रुप में करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसका फी 149 है। जिनको भी ज्वाइन करना है, लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट क्लास से पहले लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस सेट पहले लगा सकते हैं। उसके बाद क्लास को देखिए, आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपको जितनी भी बुक दिख रहा होगा और बाकी जो प्रैक्टिस सेट नहीं ऐड है, आपको सारा प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का इस ग्रुप में करवाया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसमें 18,000 प्लस मेंबर, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या करवाया जाए क्या नहीं करवाया जाएगा, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसमें नंबर दिया है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।